अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, आज जो मैं आपके लिए पास पेपर सॉल्व कर रहा हूं वो आपके पास मॉडल पेपर है क्लास 9 का 2026 के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास फार्मूला शीट गिविंग होती है, तो ये फार्मूला शीट हमारे पास मौजूद है और हम ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो देखें, सारे के सारे फैक्टराइजेशंस के फार्मूलाज मौजूद हैं, लॉगरिथम के फार्मूलाज मौजूद हैं आपके पास, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट लाइन की इक्वेशन के फार्मूलाज मौजूद हैं। भाई ये देखें, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए इसने एरियाज के फार्मूला दिए हैं, 1/2 हाइट इंटू बेस, ट्राइंगल के एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया का, स्क्वायर के एरिया का, ये आपके पास उसका पैरामीटर आपके पास, यानी बहुत सारे फार्मूलाज इसने दिए हुए। अगर आप चाहें तो ये फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी ये सारे के सारे फार्मूलाज ऑलरेडी गिविंग दिए हुए हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। अब पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है गिविंग दैट ए 1,2 बी 1, फिर एक और सेट है 2 3, देन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें, ये 2 3 एक सेट है इसके अंदर, और ये क्या है आपके पास, ये खाली 2 अलग से इसका एलिमेंट है। तो अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो सिर्फ कॉमन ये आपके पास 1 होगा। सो सिर्फ ये 1 कॉमन है, इसी वजह से ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास कहता है देयर आर 10 नंबर्स इन दी बैग। इसका मतलब क्या है, वो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये कह रहा है अमान wants to separate the balls into 3 सेट। अब एक अमान है क्या, वो क्या चाहता है, वो इन नंबर्स को 3 सेट्स में तोड़ना चाहता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और इवन नंबर। तो भाई अगर वो उसमें तोड़ना चाहता है और ये इस शक्ल की वेन डायग्राम की फॉर्म में है, तो पहले तो हमें देखना होगा इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं। अब प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 3 है, प्राइम नंबर 5 है, प्राइम नंबर 7 है। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑड और प्राइम, जाहिर बात है, जो आपके पास 3 5 7, ये आपके पास ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो मैं इन दोनों के कॉमन में लिखूंगा 3 5 7, ये आपके पास प्राइम नंबर है। अब बाकी ऑड नंबर जो बच गए, वो जो सिर्फ ऑड नंबर होंगे, प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो होगा 1 और 9। सो 1 3 5 7 9, 1 से 10 के दरमियान ये पूरे के पूरे ऑड नंबर पूरे हो गए आपके पास। सो अब इवन नंबर में आपके पास एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, वो है 2। तो प्राइम और इवन में ये कॉमन आ जाएगा। अब रिमेनिंग जो बचेगा आपके पास, बचेगा 6 8 10, वो आपके पास यहां आ जाएगा। अब ये मैंने पूरा का पूरा आपके पास वेन डायग्राम मुकम्मल कर लिया है। तो जनाब अब मुझसे क्या पूछता है, कहता है द शेडेड रीजन। अब ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ कोर्स आप देख सक रहे हैं कि ये शेडेड रीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पास 1 और 9 रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं था, इजी पीजी भी था। अंडरस्टैंडिंग अगर सिंपल तरीके से हो तो फिर इजी पीजी था बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। द डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन सेट P एंड सेट Q इज गिविंग इन अ डायग्राम। ये बाइनरी रिलेशन है।
देखें अब अगर ये बाइनरी रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये ए ने आपके पास कनेक्ट किया है, ओके, ये ए ने आपके साथ कनेक्ट किया है 3 के साथ, तो बाइनरी रिलेशन में A,3। सिमिलरली बी ने कनेक्ट किया 6 के साथ, तो ये B,6। सी ने 9 के साथ, C,9, और डी ने 9 के साथ, तो ये D,9, और ये आपकी बाइनरी रिलेशन कंप्लीट हो गई है। और उसमें डोमेन आपके पास क्या होता है, इसने डोमेन मांगा है, तो डोमेन पहले एलिमेंट्स होते हैं A B C D, तो इस हिसाब से ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। और आप डायग्राम में डायरेक्ट भी देख सकते थे, डोमेन आपके पास पहला एलिमेंट, पहला सेट के एलिमेंट होते हैं जो यूज हुए हुए हो, जो सारे के सारे यूज हुए हुए हो, और जो आपके पास रेंज होती है, यानी दूसरी रेंज होती है, जो डोमेन एलिमेंट यूज करते हैं हम उनको रेंज कहते हैं। तो इस वक्त रेंज है 3, 6, 9, 2 दफा रिपीट नहीं होगा, तो रेंज 3, 6, 9 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नाउ नेक्स्ट कहता है इफ ए ये है, बी ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटू फंक्शन। अच्छा, अब फंक्शन के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, डोमेन जो होगा वो यूज हो कंप्लीटली, यानी डोमेन किसी के साथ कनेक्ट हो। जो ए सेट होता है वो डोमेन कहलाता है, तो डोमेन किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, डोमेन के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। और दूसरा आपके पास डोमेन 2 दफा कनेक्ट नहीं होना चाहिए, डोमेन डू नॉट रिपीट, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 दफा कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं पहले, ये तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। इनटू फंक्शन आपके पास होता है कि जब आपके पास, यानी ये इनटू फंक्शन की शर्त हो गई, जब आपके पास जो रेंज होती है फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ये मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। कोडोमेन बी सेट होता है, ये कोडोमेन होता है, और ए सेट आपके पास डोमेन होता है, पहला सेट जो होगा। तो अगर मैं पहले सेट को देखूं, 1 10 के साथ कनेक्ट हुआ है, 2 20 के साथ, मसला है 3 और 4 यूज ही नहीं हुआ, तो भाई ये फंक्शन नहीं, सिर्फ रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, 1 10 के साथ हुआ, 2 10 के साथ हुआ, 3 10 के साथ हुआ, कोई मसला नहीं है, 1 2 3 यूज हुआ मगर 4 यूज नहीं हुआ, तो ये भी फंक्शन नहीं है आपके पास। सी, 1 10 के साथ हुआ, 2 10 के साथ हुआ, 3 10 के साथ हुआ और 4 10 के साथ हुआ, तो नोटिस कीजिए ये फंक्शन है, क्योंकि डोमेन आपके पास पूरी यूज हुई है और डोमेन रिपीट भी नहीं हुई। देखें, रेंज रिपीट हो सकती है, यानी 10 10 10 रेंज रिपीट हो सकती है, मगर डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि आपके पास 1 10 के साथ हुआ फिर 1 किसी एक और एलिमेंट के साथ भी होगा। इस कंडीशन में इसने करके नहीं दिखाया, पर बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं कि देखें सर आपने कहा था डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन के एलिमेंट्स तो जिससे कनेक्ट हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। बेशक वो रिपीट हो जाए, वो तो रेंज के एलिमेंट है ना, रेंज रिपीट हो सकती है मगर डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अब ये फंक्शन तो है, और मजे की बात, इसकी डोमेन आपके पास 1 2 3 4 है, और रेंज क्या है, रेंज सिर्फ एक सिंगल नंबर है 10, जो बिल्कुल बी सेट यानी को डोमेन के बराबर नहीं है, यानी ये बी सेट के बराबर नहीं है, जो बेसिकली 10 एंड 20 है, ये बी सेट के बराबर नहीं है, तो ये तो इनटू फंक्शन है। इंटरेस्टिंगली डी को देखें, 1 2 3 4, ये भी फंक्शन है, मगर जब मैं इसकी रेंज निकाल रहा हूं तो रेंज 10 और 20 आ रही है, जो एग्जैक्टली बी सेट के बराबर है। और जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो वो फिर
ऑन टू फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन नहीं होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं। कहता है कहता है इफ ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, देन वन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अभी बता दिया डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए और डोमेन पूरी यूज होनी चाहिए। ए ई आई यूज नहीं किया तो ये फंक्शन नहीं है। ए ई आई ये फंक्शन आपके पास है क्योंकि डोमेन पूरा यूज हो रहा है और डोमेन रिपीट भी नहीं हो रहा, रेंज रिपीट हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है भाई, ये फंक्शन है। अच्छा बाकी देखते हैं बाकी फंक्शन क्यों नहीं है। ए 1 पे हुआ, ई 2 पे हुआ, आई 3 पे, ये देखें इसे कहते हैं डोमेन रिपीट होना, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ए इसे कहते हैं डोमेन रिपीट होना, तो ये भी फंक्शन नहीं है। इसी वजह से हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी अब ये क्वेश्चंस आपके पास, तो जनाब अगर ये क्वेश्चंस आपके पास आया है तो देखें ये कह रहा है आपके पास कि अगर ए वाई प्लस ए बराबर हो 0 के, तो इसमें से कौन सा ग्राफ ये प्लॉट हुआ है। पहले तो अब ये ट्रिकी ट्रिकी काम कर रहा है, ए कॉमन ले लीजिए, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ए क्या है, एक नंबर है, तो 0 से वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और 1 को वहां शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू -1, यानी ये ऐसी लाइन होगी जिसके जो ऑर्डर पेयर का y एलिमेंट होता है, ये पॉइंट होता है x कॉमा y, ये जो y एलिमेंट होगा ये हमेशा -1 होगा और ये हमेशा -1 होगा। वैसे और भी शॉर्टकट्स हैं, जैसे अगर y इज इक्वल टू नंबर आपके पास होता है, y इज इक्वल टू कोई नंबर होता है, तो ये लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और अगर x इज इक्वल टू कोई नंबर होता है तो ये लाइन जो भी बनती है ये हमेशा वर्टिकल लाइन बनती है, हमेशा वर्टिकल लाइन, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और ये हमेशा वर्टिकल लाइन। एक और तरीका भी ऑफ कोर्स, जैसे y इज इक्वल टू a कोई भी नंबर है तो मेरे पास ऑप्शन में ये सारे के सारी लाइनें जो बनी हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, तो इसी में आपके पास होगा। सो अब मुझे ये देखना है कि किसका जो आपके पास y एलिमेंट होगा, क्योंकि ये सारे ऑर्डर पेयर प्लॉट हुए हैं, ये डॉट सारे के सारे ऑर्डर पेयर प्लॉट हुए हैं, यानी ये आपके पास छोटे छोटे ऑर्डर पेयर्स हैं आपके पास, दिस वन, ये भी मुझे सिर्फ ये देखना होगा कि किसके ऑर्डर पेयर का हमेशा सेकेंड एलिमेंट -1 है। अगर मैं इसको देखूं पहले वाले को, तो देखें इसके हर एलिमेंट का सेकेंड ऑर्डर पेयर, यानी ये अगर मैं पॉइंट लूंगा तो इसकी x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक नंबर, जैसे मैं p कह सकता हूं, मगर y का एलिमेंट हमेशा -1, क्योंकि ये -1 से जा रहा है। सिमिलरली ये देखें ये भी कुछ भी हो सकता है q, पर ये y का एलिमेंट -1 होगा आपका। ये भी आपके पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है r, जैसे फॉर एग्जाम्पल x, मगर y का एलिमेंट -1 होगा। तो ऑफकोर्स मेरा आंसर, ये आंसर करेक्ट आंसर यानी A1। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये तो a के है, यानी इसका y एलिमेंट जो होगा, x कोई भी एलिमेंट होगा जैसे p के दो, मगर y एलिमेंट -a होगा, पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली ये प्लस का a होगा, सिमिलरली ये भी आपके पास 1 होगा, मगर -1 नहीं +1, यानी इसमें आपके पास कोई भी a की वैल्यू आ सकती है, कोई भी x की वैल्यू आ सकती है, मगर y का कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और ये वाला शॉर्टकट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये भी काफी यूज होता है, पर यहां पर सब हॉरिजॉन्टल थे तो फिर मैंने एक और ट्रिक यूज की जो आपके पास ये मैंने यूज की। ओके चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास यहां पर भाई ए
पावर 4 माइनस 4a² फैक्टराइज करना है, तो ऑफ कोर्स यहां पर आपके पास a पावर 2 कॉमन है, तो मेरे पास बचेगा a² माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास a कॉमन है तो a माइनस 2 बच जाएगा। ये मेरे पास एक तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक फार्मूला आपके पास लग जाएगा a² माइनस 2 का स्क्वायर, और पीछे ऑलरेडी फार्मूले आपके पास दिए हुए हैं। a² माइनस b² एक दफा मैं प्लस में लिखूंगा और एक दफा मैं माइनस में लिखूंगा, और a माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस 2 आपका आंसर होगा। तो a प्लस 2, ओके, और यहां पर ये a बचा था, सॉरी ये मैंने लिखना भूल गया, इसके साथ ये जो ऊपर एक कॉमन था वो भी तो रहेगा ना। तो जनाब ये a प्लस 2 बचेगा, a से मल्टीप्लाई होगा a² और a2 से 2a, तो a² प्लस 2a ये आपका पहला आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास अब हम करते हैं, हाँ, कहता है ये a प्लस 2b प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। पीछे फार्मूला दिया हुआ है जनाब, ये फार्मूला पीछे से ऐसे उतारना, बिल्कुल सिंपल है। फार्मूला है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab मल्टीप्लाई कर रहा है 2bc एंड 2ca, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन। तो अब अगर आप इसको इसमें लिखेंगे तो a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 2b है और c की वैल्यू c ही है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, फिर 2a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 2b, फिर 2b की वैल्यू 2b और c की वैल्यू c है, फिर फाइनली 2c की वैल्यू c है और a की वैल्यू a है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर 4b², c का स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4ab हो जाएगा, मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2bc 2b और c से होगा तो ये 4bc हो जाएगा, और 2ca से होगा तो 2ca हो जाएगा। तो जनाब अगर मैं इसमें देखूं तो ये a² 4b² प्लस c² और 4ab, यहां पर 2bc है, ये नहीं चलेगा। अच्छा, a² प्लस 4b² प्लस c², 4ab 4bc और 2ca, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके जनाब, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्यूब का फार्मूला आपके पास, पीछे जाइएगा, देखिएगा ये a³ माइनस b³ किसके बराबर है, फार्मूला शीट में ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आपको बताएगा ये a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² के बराबर है। तो जनाब आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, 27 को लिख सकते हैं 3v³ को v और ऊपर 3 लिख दीजिएगा, तो ये a की वैल्यू होगी और ये b की वैल्यू, तो ये बराबर होता है a माइनस b a² यानी u का स्क्वायर प्लस ab यानी u मल्टीप्लाई करेगा 3v से, फिर v का स्क्वायर यानी 3v का होल स्क्वायर। तो जनाब ये हो जाएगा आपके पास u माइनस 3v u² प्लस 3uv प्लस 9v²। तो ऑफ कोर्स ये वाले दो आंसर तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि प्लस वाला था तो यहां तो माइनस वाले होंगे,
और यहां माइनस होता है तो यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है तो यहां प्लस होता है। तो देखें u माइनस 3v यू स्क्वायर प्लस, ये आपके पास दिया पर हमारे पास 3 है, यानी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो ये देखें, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। वहां कॉमन आएगा 5 और 1x, तो 25 को टेबल में, 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स आता है और 1x बाहर कॉमन ले लिया है। फिर यहां से 5x कॉमन तो सिर्फ a बचेगा, यहां से कॉमन 2 ले लेता हूं खाली, जब 2 कॉमन लूंगा 2 के टेबल में 10 5 आता है, x ऑलरेडी बचेगा। और फिर आपके पास 2 कॉमन है तो a, देखें नोटिस कीजिए ये आपके पास बराबर आ गया है, तो ये फर्दर कॉमन ले लूंगा, यानी अब इन टर्म्स में 5x प्लस a कॉमन ले लूंगा, तो यहां से बचेगा 5x और यहां से बचेगा 2, क्योंकि ये कॉमन बाहर आ जाएगा। तो 5x प्लस ए, 5x प्लस 2, ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। 5x, 5x ये ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके जनाब, अब आपके पास यहां पर क्यूब का फार्मूला लग रहा है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो क्योंकि सब में प्लस है तो क्यूब के फार्मूला आपके पास a प्लस माइनस बी होल क्यूब, मैं आपको बता दूं किसके बराबर होता है, a क्यूब और, चलें इंडिविजुअल फार्मूला बता, वैसे पीछे ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीछे फार्मूले दोनों के दोनों लिखे हुए हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और ये b क्यूब, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास। तो आपने जस्ट फार्मूला यूज करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखें वर्किंग किस तरह से होगी, इसको लिख रहा हूं मैं, यानी पहले तो मैं इनकी जगहों पे लिख रहा हूं ताकि मैं आपको आइडिया दे सकूं। 12 पी स्क्वायर क्यू प्लस 6 पी क्यू स्क्वायर और ये क्यू क्यूब। अगर इसमें ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, तो दो क्यूब की टर्म को देख लो बस और उनका परफेक्ट क्यूब बना लो। 8 का 2 बनेगा, पी क्यूब का पी बनेगा, ये आपको ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू क्यू पे क्यूब। आप चाहो तो डायरेक्टली आंसर पे ऐसे लिख भी सकते हो, ये देखो आप कहोगे ए की वैल्यू 2p और बी की वैल्यू क्यू क्यूब और ये आपका आंसर है, यानी ये आपके पास बी। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये देखो आपने 3 लिखा, 3 फार्मूले का ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2p, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर और साथ बी की वैल्यू मल्टीप्लाई और ये तो ये क्यू लिख दिया। और फिर आपके पास 3ab स्क्वायर, तो 3 आपने लिखा, a की वैल्यू 2p और b की वैल्यू क्या है q, तो q का स्क्वायर। और ये देखें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 p स्क्वायर q स्क्वायर, यही बन गया। 3 2 जा 6 पी क्यू स्क्वायर 6 पी क्यू स्क्वायर, यही बन गया। तो ये फार्मूला ही आपके पास बन रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। अब यहां पर देखें क्या फॉर्मेशन है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1 डिवाइड कर रहा है एक्स माइनस 1 से और रिमाइंडर दे रहा है 2, तो के की वैल्यू, जब कोई भी आपके पास वैल्यूज हो और एक वैल्यू से डिवाइड कर रही हो तो पहले वैल्यू को क्या लिखो, एक नाम दे दो, बेशक पी ऑफ एक्स, ये नाम दे दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1। फिर क्या करो, जो डिवाइड कर रहा है उसको उसको सेट करो 0 के और वहां से x की वैल्यू निकाल लो और खाली x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 1। तो यहां पर x की जगह 1
1 -1, और इसने कहा है जब इसने ये 1 पुट किया था तो रिमाइंडर कितना आ गया था 2। तो बेसिकली ये रिमाइंडर की वैल्यू, यानी इसको सिंप्लीफाई किया होगा तो रिमाइंडर आ गया होगा 1। तो ये इसकी वैल्यू इसने दी है, आपके पास रिमाइंडर 2 आ गया, यानी रिमाइंडर आ गया 2 जब आपने 1 पुट किया। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर k 1 जा k, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये मेरा आंसर है। और ये प्रोसेस है, अगर आपके पास रिमाइंडर गिविंग हो, आपको डिवाइजर गिविंग हो, डिवाइडेंड गिविंग हो, ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है, और ये रिमाइंडर, तो ये प्रोसेस होता है और वैल्यूज इस तरह से फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। अभी क्यूब का फार्मूला बताया था, वापस क्यूब का अब खोलने के लिए आ गया आपके पास। तो जनाब अगर इसको ओपन करेंगे तो अभी फार्मूला बताया था, ए का क्यूब होता है, फिर 3 ए का स्क्वायर होता है और बी मल्टीप्लाई करता है, फिर 3 ए को ऐसे रखते हैं, बी का स्क्वायर होता है, और फिर बी का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा टी क्यूब 6t स्क्वायर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, भाई 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 टी, और 2 का क्यूब 8। तो T6 12 8 ए ही आपका आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट। अब ये छोटी सी सिंप्लीफिकेशन आपके पास कह रहा है, चले इसको सिंप्लीफाई करके देते हैं। कहता है अगर 1 - 1/x को डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा। x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x जिसके पास एलसीएम होता है वो वैसे ही रहता है, और डिवाइड को कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में, और ये रिवर्स हो जाएगा। फिर जनाब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा x -1/1, 1 बचे क्या फर्क पड़ता है। तो ये x -1 यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव करते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये कह रहा है 45x² किसका एलसीएम है। तो अगर मैं पहले का एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम को कैसे लिया जाता है, कॉमन फैक्टर। मैं इसको फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिख देता हूं ताकि देखने में आसानी हो जाए। कॉमन फैक्टर, कॉमन है 3 और x, तो कॉमन फैक्टर है 3x मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ये x और 5 नॉन कॉमन है, तो x मल्टीप्लाई बाय 5, और ये मेरा एलसीएम निकालने का तरीका है। तो ये जो इसका एलसीएम आ रहा है वो 15x² आपके पास है, पर मुझे चाहिए 45x²। तो जनाब अब ये 3x, और इससे भी मुझे नहीं लगता कि बात बनेगी। मैं देखता हूं ये सी वाला 5x² और 9x फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिख लेता हूं, और 9 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो कॉमन जनाब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक x नजर आ रहा है, तो x कॉमन लिया। अब नॉन कॉमन है 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये x वैसे ही 5 9 45, x मल्टीप्लाई करेंगे 45x²। इसका मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसी का एलसीएम ये आ रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है यार इसका आंसर निकाल के दो, इसको सिंप्लीफाई करके दो। चले जी इसको सिंप्लीफाई करके देते हैं आपको। यहां इसका सोल्यूशन है b+c। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में b+c कॉमन ले रहा हूं, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ये पूरा चला जाएगा 1/2, ये पूरा चला जाएगा, और 1/3। अब बेसिक से इसका एलसीएम ले लूंगा, इसका एलसीएम आएगा 6, 3 इसके पास जाएगा और 2 इसके पास, तो b+c ऊपर बचेगा 1/6, यानी b+c/6।
b+c/6 ये मेरा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी आपको। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास वो फ्रैक्शन होती है जिसमें ऊपर की जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ऊपर की जो पॉलिनोमियल होती है, उसका पावर छोटा होता है नीचे के पावर के साथ। यानी अगर मैं देखूं तो इसका x का हाईएस्ट पावर 4 आएगा, और यानी इसकी डिग्री आपके पास 4 आएगी, और इसको जब x ओपन भी करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट पावर 3 आएगा। तो ये प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगर यहां नोटिस करूं, यहां भी जब क्यूब खोलूंगा तो x पर 3 पावर आएगा, और यहां पर भी मेरे पास स्क्वायर खुलेगा और x तो 3, यहां भी पावर आपके पास बराबर है, ऊपर का छोटा पावर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां देखें, वही वाली बात आपके पास स्क्वायर x, ये वही वाली बात ऊपर, यहां पर क्यूब, ये भी नहीं होगा। यहां देखें जनाब, यहां का पावर 2 होगा, और यहां पर 2 और 1 यहां पर पावर आएगा। ये आपके पास हो सकता है, बल्कि 100% ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास होगा। अब 18 अगर आपको करना है तो 18 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपके पास कह रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ x-1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्यूशन सेट बताना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे x-1, ये 2 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x-1 बराबर हो जाएगा 0 के, और 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। और इसको आपको अगर लिखना है सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट और 1 लिखते हैं, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहां देखें इसका मतलब क्या है, और यहाँ बड़ी मिसकॉन्सेप्ट्स करते हैं बच्चे, बहुत मिसकॉन्सेप्ट्स मैंने देखा है बच्चों का। आई डोंट नो क्यों इतना मिसकॉन्सेप्ट्स करते हैं। अब इसका मतलब है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है ये x कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल ये x इस वक्त 2 है, तो इसका मतलब है मैं लेफ्ट साइड पे -2 से 0 का डिस्टेंस लूंगा, जो ऑफ कोर्स एक प्लस नंबर आए, +2, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। यानी ये कोई भी एक नंबर है x, और वो नेगेटिव साइड पर कुछ होगा आपके पास, और जब भी आप ओरिजिन से -2 का डिस्टेंस लोगे, जो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि भाई -2 का 0 से डिस्टेंस लो और बताओ वो आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे वो आंसर 2 होगा। तो जब इस नंबर का डिस्टेंस लेंगे तो वो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और अगर वो कोई नेगेटिव नहीं होगा तो ये फॉल स्टेटमेंट बना हुआ है, इसका मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, और वो नल सेट आपके पास होगा। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसका आंसर आपके पास नल सेट होगा। अच्छा, अब यहां भी एक मसला है, ये भी एक मसला आपके पास है। जैसे अगर ये आंसर ठीक है, ये आंसर आपके पास है, पर स्टूडेंट इसको भी नल सेट समझते हैं, जो हरगिज नहीं है। ये एक सेट है जिसके अंदर आपके पास नल सेट मौजूद है। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान करना है कि आप ये वाली गलतियां बिल्कुल ना करें। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी पीजी है, मगर इसमें आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। The inequality which describe m x-1 greater than m, where m is natural number will be, यानी ये कह रहा है इसमें से कौन सा x का आंसर हो सकता है। अब यहां पर ये देखिए, m x-1 ग्रेटर देन m, क्योंकि m आपके पास नेचुरल नंबर है तो ये नेगेटिव होगा नहीं। अगर m नेचुरल नंबर नहीं होता, कोई नेगेटिव नंबर होता, तो अगर मैं कैंसिल आउट करता तो ये इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज होता, और यहां पर भी साइन आपके पास चेंज होता। यानी अभी तो नेचुरल नंबर है, मैं ऐसे कैंसिल कर सकता हूं और कोई इनइक्वलिटी का
साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यानी मैं इसको ऐसे कह रहा हूं, फर्ज करते अगर ऐसे होता तो मैं क्या करता, मैं दोनों साइड पे इसको कैंसिल तो करता, मगर माइनस टू से दोनों साइड पर डिवाइड करता। यानी ये प्रोसेस कैसे होता, मैं -2 इधर भी रखता, मैं -2 इधर भी रखता, और ये फिर ये ऐसे कैंसिल आउट होता, और ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता। यानी x-1 फिर कहता है ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाता, और यहाँ पर कैंसिल आउट होता तो ये -1 हो जाता। बहरहाल इसने नेचुरल नंबर दिया है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस आपके पास नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कैंसिल कर सकते हैं, x-1 कैंसिल हुआ 1 टाइम्स तक, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और इस तरह से x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अभी कह रहा है इफ x इज नेगेटिव नंबर देन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर ट्रू, इसमें ट्रू कौन सा है भाई, x नेगेटिव है तो ये स्टेटमेंट क्या है, -x। फॉर एग्जाम्पल x कोई नेगेटिव नंबर है तो -3 ले लेता हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3। तो ये 0 से छोटा तो नहीं है और 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। इधर आ जाते हैं, -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जैसे मैंने वहां पर -3 पुट किया था यहाँ भी, तो ये 3। अब ये ग्रेटर देन 0 तो है मगर इक्वल टू 0 नहीं है, यानी ये इस स्टेटमेंट को नहीं मानेगा आपके पास। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पर आ जाए, अगर मैं यहाँ x लूंगा और कहूंगा -3 फॉर एग्जाम्पल, तो ऑफकोर्स -3 लेस देन 0 है, तो ये स्टेटमेंट 101% इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये मजे का क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, और ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पास रीजन प्लॉट हुआ है, इसमें से कौन सा इसका आंसर है, कौन सा इसका आंसर है। तो चलें जी, अगर इस रीजन के लिए काम करना है तो देखें, एक तो दिया हुआ है ये लाइन एक्स पर दी हुई है और 3 पर, यानी ये वर्टिकल लाइन है और ये 3 पर बन रही है, तो ये लाइन x = 3 ये वर्टिकल लाइन होगी, और दूसरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो 4 पे गुजर रही है, दूसरी लाइन होगी y = 4। यानी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो y = सम नंबर, और नंबर कौन सा है, ये 4 से गुजर रही है y एक्सिस पर, और ये 3 से गुजर रही है। पहला काम तो ये करें। अब आपने देखना है कि भाई ये लेस देन है या ग्रेटर देन। सबसे पहले तो ये देखो, ये ऑप्शन कट गया क्योंकि x 3 और y 4 होना चाहिए, ये ऑप्शन भी कट गया। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है। अगर x < 3 होगा तो देखें ये लाइन, ये वाला लाइन है, अगर < 3 होता आपके पास, सॉरी, ये लाइन है, अगर x < 3 है तो फिर शायद यहाँ होना चाहिए था 3 से छोटे नंबर्स, ये सारे के सारे। और इसका दूसरा y < 4 है, तो ये y लाइन है, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऑफ कोर्स जो दोनों का कॉमन रीजन होगा वो यही होगा, ये जो दोनों का मिक्सिंग रीजन है, तो इसका मतलब है बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये नहीं होगा क्योंकि ये < 3, तो ये फिर कुछ इस साइड जाता आपके पास, और आपके पास < 4 तो वो भी ऊपर की साइड, तो वो कभी भी नहीं टकराता आपके पास। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं जनाब। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, ओके, ये रेडिकल वाला है, तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, x-1/4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1/4। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे काट देते हैं, भाई वो माइनस का है और ये प्लस का है, तो 1/4 को वहां लेके जाएं, वो प्लस का 1/4 हो जाएगा। एलसीएम सेम है और खाली वैल्यूज ऊपर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/4 और आंसर आ जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू आपके पास इसमें आ रही है 1/2, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी
चले जी आगे मूव करते हैं। हाँ जनाब, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली हम इसको लिखेंगे कैसे, चलें आपको ये बताते हैं। अच्छा जी, लिखा हुआ है 5 - x < 0। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये -x को वहां मूव कर दूंगा, 5 < x हो जाएगा। अगर 5 छोटा है x से तो इसका मतलब x बड़ा है 5 से, ये एक ही बात। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, मैं नंबर्स हूं और मैं बेसिकली रियल नंबर्स में से हूं। और मेरी बात सुनो, मैं जो हूं 5 से बड़ा हूं, मैं जो हूँ 5 से बड़ा हूं। अब देखें वो कौन सा लिखा हुआ होगा, मैं नंबर हूं, मैं रियल नंबर हूं, मैं 5 से बड़ा हूं। बी आपका करेक्ट ऑप्शन। और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की टेक्निक, मैं नंबर्स हूं और मेरे बारे में सुनो, मैं रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा हूं और मेरे बारे में सुनो, मैं 5 से बड़ा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, अब लोसाई पे आ जाते हैं। ये भी चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे पास, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और जनाब, अगर आप चाहें तो चैप्टर वाइज ये सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास। टॉपिकली पास पेपर भी सॉल्व हुए हुए हैं हर चैप्टर के, अगर वो चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। यानी आप टॉपिक वाइज 2008 से लेकर 2024 तक की टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज है वो। तो वो भी आपके मेरे चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मौजूद है। पास पेपर्स की ऑलरेडी मैं बना रहा हूँ, ये सबसे लेटेस्ट वीडियो। बाकी तमाम वीडियोज में 2024, 2025, 2024 से 2008 तक के सारी वीडियोस मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो चैप्टर वाइज एसलोस वाइज वीडियोस भी देख सकते हैं, वो भी ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा जी, नाउ इसमें आते हैं। The fall statement about a rectangular coordinate system which in the plane। अब ये rectangular coordinate system है क्या, इसका मतलब क्या है, चलें पहले तो आपको ये समझा देते हैं। पहले तो आपको ये बात तो समझ आए कि इसका मतलब क्या है। सो ये ये आपके पास सिस्टम है, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको प्लेन भी कहते हैं। अब ये कह रहा है कि द फॉल स्टेटमेंट अबाउट अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द प्लेन। इसके बारे में फॉल स्टेटमेंट क्या है, ये कहलाती है इसकी एक्स एक्सिस और ये कहलाती है इसकी वाई एक्सिस। कहता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं भाई, कहाँ पैरेलल होते हैं, ये आपके पास टकरा रहे हैं। पैरेलल लाइन तो ऐसी होती है, वो तो टकराती नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ। एक्स और वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कैन बी पॉजिटिव एंड इक्वल। यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कह रहा हूँ 2 और इसको कह रहा हूँ 2, तो ये पॉइंट आपके पास क्या है, 2, 2, तो ये पॉजिटिव भी है और सेम भी है। तो ऐसा हो सकता है। ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट। जी हाँ, ऑर्डर पेयर मतलब कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पर ये पॉइंट्स होते हैं इस प्लेन में, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं और ये सब पॉइंट्स ऑर्डर पेयर होते हैं। और कोई भी रियल नंबर आपके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज कार्ट, बिल्कुल इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, पहला गलत है। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। ओके, कहता है वेक्टर्स में आ गया हूं मैं। कहता है अगर a - 3b 2i - 3j के बराबर है, यूनिट वेक्टर्स हैं, और अगर b की वैल्यू मैं j दे दूं तो मुझे ये बता दो कि एक इसमें से कौन सा होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन, a - 3 b की जगह आप j पुट कर दें। इसने खुद कहा है इक्वल टू के बाद क्या है, 2i - 3j। ये 3j वहां चला जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2i - 3j प्लस 3j, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा 2i के। यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है in the triangle xyz, if one of the side is this one and other side is this one, then these vectors are
इसने नोट भी कहा है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंट एज वेक्टर, यानी ये वेक्टर्स है बेसिकली, पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। पहले तो बताओ इसकी शक्ल क्या है, बेसिकली ये क्या कह रहा है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है और इसमें आप क्या कर रहे हो, 3,0, ये 3,0 को सेंस में होगा और 0,-3 यहां पर होगा, और इसको एज अ वेक्टर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एज अ वेक्टर। तो जनाब एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर की शक्ल है, और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है। दूसरा वेक्टर आपके पास ये, वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बनता है। दूसरा वेक्टर आपके पास ये है। अब ये कह रहा है कि भाई ये ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल इसको कंबाइन करूंगा तो ट्राइंगल बन जाएगी, यानी अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा तो बेसिकली ये क्या बन जाएगी, ये किस्म की ट्राइंगल बन जाएगी। इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इफ वन ऑफ द साइड इज दिस वन, यानी एक साइड ये है 3,0, ये है 0,-3, जो वेक्टर की शक्ल में 3i+0j होगा, और ये वेक्टर की शक्ल में आपके पास होगा 0i-3j। बेशक जीरो हटा सकते हैं, जैसे मैं आपके पास लिख रहा हूं। देन दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल नहीं, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है, तो टकरा रहे हैं। अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट ये होता कि ये इधर होता तो ये इस साइड इसके अपोजिट होता है, अपोजिट भी नहीं है, ये बात भी नहीं है, ये बात भी नहीं है। एट एन एंगल ऑफ 45, बिल्कुल नहीं, ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं 45 तो नहीं है, ये जो एंगल बना रहे हैं दोस्तों ये 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। ओके, डिस्टेंस फार्मूला, दी वॉलिड कंडीशन फॉर अ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पूछे दिया हुआ, डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान, जिसको मैं यहाँ से डी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये ऑलरेडी अल्फाबेट में दिया है, तो चलो मैं इसको ए पॉइंट दे सकता हूँ और इसको बी पॉइंट दे सकता हूँ। तो ए बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से, पीछे डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है, दो एक्स की वैल्यूज को माइनस करो, जिसे हम कहते हैं c-a होल स्क्वायर, और दो y की वैल्यूज को माइनस करो, तो ये हो जाएगा d-b होल स्क्वायर। और ये बिल्कुल ये इसके बराबर भी हो सकता है, ऑर्डर कोई अहमियत नहीं रखता, a-c भी हो सकता है ये, और b-d भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। ये डिस्टेंस, इसमें इस डिस्टेंस में कोई मसला नहीं। और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो इससे क्या होगा, रेडिकल रिमूव हो जाएगा, रेडिकल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। बहरहाल उससे पहले, डिस्टेंस जब भी आप लेते हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, डिस्टेंस का आंसर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, यानी ये डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जैसे यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे एग्जाम्पल, यहां भी बेशक स्क्वायर करते हैं, चाहे फार्मूला ये वाला हो ये वाला हो, कोई भी दिया हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों फार्मूले ये आपके पास, नथिंग एल्स। या तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे यहाँ, तो ये रेडिकल रिमूव हो जाएगा। और देखें ए और सी, ये a-c सही है, b-d सही है, ये भी हो सकता है a से c निकाल दो b से d, यानी उन्होंने नीचे वाला फार्मूला यूज किया, दोनों फार्मूला यूज होते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रेडिकल रिमूव हो जाएगा, देखें रेडिकल रिमूव है, a-c का स्क्वायर प्लस b-d का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ये कंडीशन, यानी ये कह रहा है ये जो डिस्टेंस होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑफकोर्स ये डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। सो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट 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 मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये कह रहा है, उसमें ए आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, यानी ये दो पॉइंट्स, यानी ये बेसिकली कुछ इस तरह है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है,
कह रहा द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग है, एक इसके पास पॉइंट है, फर्ज करते हैं 2, -2 आपके पास दिया हुआ है, -2, -2, और ये कहीं मिड पॉइंट है, और ये क्या दिया हुआ है इसने, कॉमा एन। तो ये कह रहा है कि इसमें एन, ये जो एन है इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब मिड पॉइंट का फार्मूला है, ये कैसे मिलता है, 2x की ये m, x ये m कैसे मिलता है, m x कोऑर्डिनेट है, तो 2x की वैल्यूज को ऐड करते हैं और कहते हैं 2 से, अगर आप देख रहे हैं ये करूंगा तो ये तो ऊपर 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 2। पर मुझे m की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो n की वैल्यू चाहिए। कैसे मिलता है, दो values को माइनस करो, दो y की वैल्यूज को माइनस करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 2। तो n की वैल्यू रहेगी -2। अगर मैं इधर भी स्क्वायर करूं और इधर भी स्क्वायर करूं तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के, माइनस से -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसमें सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल 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 डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो जनाब ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, आगे मूव करें। अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियोस देखनी है एसएल वाइज, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 9 क्लास 2025-26 न्यू सिलेबस की मैंने वीडियोस बनाई हैं, और पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है वीडियोस में, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास कहते हैं गिविंग फिगर। ये दो फिगर है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें हैं, और तीसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है। इफ द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन L2 इज -1/5, then the gradient of a line and L3, L1 and L3। अच्छा जी, दिस इज इजी पीजी। भाई L2 का ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, L2 का ग्रेडियंट दिया हुआ है 1/5, क्योंकि L1 और L2 पैरेलल हैं, तो जब दो लाइनें पैरेलल होते हैं तो उनका ग्रेडियंट बिल्कुल सेम है। तो पहली बात, L1 का जो ग्रेडियंट होगा वो माइनस के 1/5 होगा। तो ये L1, क्योंकि इसने ऑर्डर से दिया हुआ है L1 L3, पहला L1 दिया होगा, तो ये दोनों ऑप्शन जल्दी से काट दीजिए, बिल्कुल जल्दी से काट दीजिए, ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए। अब ऊपर वाले ऑप्शन में से कोई आपके पास पॉसिबल हो सकता है। अब सेट जाते हैं कि भाई अगर आप L2 और L3 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर होगा और आपको किसी एक का स्लॉप मिला होगा, जैसे L2 का स्लॉप मिला हुआ है, तो आप L3 का स्लॉप कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिएगा, माइनस, और जो आपके पास L2 का स्लॉप है उसको रिवर्स कीजिएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रिवर्स से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस, तो ये 5 1 नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो L3 का स्लॉप आ जाए पास रेडिकल 5, रेडिकल 5। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचे थे ये तो नहीं होगा, इसका मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं तो आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, दी स्ट्रेट लाइन दैट हैज अ स्लोप 2। जनाब ये वाली फॉर्म आपके पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। अब वाई इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है जब आपके पास लाइन बनती है और वो लाइन y से टकराए, वाई इंटरसेप्ट 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो ये 0,8 पॉइंट होगा, और स्लोप इसका ग्रेडियंट होता है, वैल्यू क्या दी हुई है 2। तो उसका फार्मूला आपके पास होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो c की वैल्यू 8 है, c आपका y इंटरसेप्ट होता है और m स्लोप होता है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, और अगर इसको रीअरेंज करूंगा y इधर आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये इधर आ गया, 2x
2x माइनस वाई प्लस 8, ये ऐसे नहीं बनाया। ठीक है, इसने 2x इन दो लेके आया है मेरे ख्याल में, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ये वाला आपके पास हो सकता है जी। तो इसने बेसिकली क्या किया, इसने ऐसे किया, इन दोनों को यहाँ ले आया है, तो माइनस का 2x, ये y ऑलरेडी प्लस का है, ये इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। तो -2x प्लस वाई -8 इज इक्वल टू 0, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट, अब स्लोप, अब जब अगर आपको ये कहे कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इजी पीजी, खाली आपने किस कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन लिए 3x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। साइन कॉमन है तो पहले 3 आसानी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई 2 इज इक्वल टू, 3 को कम कर दें, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और y वाले y को उधर ले जाएं, x प्लस 2 इज इक्वल y, और ये फॉर्म मैंने कन्वर्ट कर दी, y इज इक्वल टू x प्लस सी, यानी इसमें m की वैल्यू इस वक्त 1 है और c की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये मेरा ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके जी, अब के लिए आप तरह से करेंगे। 33 के लिए आपके पास कहता है कंसीडर लाइंस, ये y इज इक्वल टू 2x plus 5, 2x minus 5, and y is equal to -2x plus 11. The locus of a point that are equal distance from the giving intersections are the two are the straight lines. अब बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बात देखें जी। सबसे पहले आपको ये दो लाइनें प्लॉट करनी पड़ेंगी, और क्विक वे से मैं आपको प्लॉट करना सिखा रहा हूं ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो वो पे कुछ ये है, इसका ये जो फॉर्म बनी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी फॉर्म में, और मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 9 AQB के लिए, 2025-26 न्यू सिलेबस के लिए। तो वहां मैंने इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी चीजें बहुत तफसील से समझाई है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड हूँ कि आप वो वीडियो देखें ताकि आपको ये चीजें और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये दोनों y इज इक्वल टू, ये प्लॉट कैसे, ये c इस वक्त y इंटरसेप्ट होता है, तो अगर मैं ये वाली लाइन प्लॉट करूंगा तो -5 फॉर एग्जाम्पल कहीं यहाँ होगा, 0,5 ये पॉइंट है, और फिर इसका ग्रेडियंट m की वैल्यू 2 जो पॉजिटिव है, मतलब ये जो बन रही होगी ये नीचे से ऊपर बन रही होगी। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है, तो लाइन कुछ ऊपर आपके पास कुछ इस फॉर्म में बनती है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग के, यहाँ पर ये मैंने एक रफ स्केच बनाया है, तो ये जस्ट एक रफ स्केच है, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई फेयर, ये दिस इज जस्ट अ रफ स्केच। ओके, थोड़ा सा इसको और करते हैं। ग्रेडियंट 2 है, तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा, इस पॉइंट से गुजरते हुए। हाँ जी, इसी तरीके दूसरा प्लॉट कर लेते हैं आपके लिए। दूसरा ग्रेडियंट नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट 11 है, तो ये कहीं ऊपर इस तरफ होगा, और ये होगा 0,11। क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है तो अगर क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगी कि ओके। अब मुझे एक्चुअली लाइंस चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। ये कहता है
टू इंटर लाइंस, ये दो इंटरसेक्ट लाइंस कहाँ टकरा रही है? ये यहाँ पर टकरा रही हैं, यानी ये इंटर लाइंस में टकरा रही हैं इस पॉइंट पे। ओके, अगर ये इस पॉइंट पे टकरा रही हैं, दिस वन, ये इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो ये बेसिकली हमसे क्या कर रहे, डिमांड कर रहे कि मुझे लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शंस आर दी स्ट्रेट लाइंस। जी बिल्कुल, वो स्ट्रेट लाइंस होंगी जो बेसिकली ये वाली होंगी। लाइन का एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऐसे लाइन होती है और वो लाइन एक ऐसे हो सकती है, दोनों लाइनें होंगी, वो ये दो पॉसिबल लाइन होती हैं। अब इन लाइंस की इक्वेशन अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट्स आपको चाहिए। अगर आपको इनका इंटरसेक्ट पॉइंट्स मिला होगा तो फिर आप ये इजीली ये लाइंस फाइंड करेंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, y की जगह पुट कर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, ये मैंने इस y की जगह पुट किया है, और ये माइनस का 2x+11, क्या 2x इधर आ जाएगा, ये 2x पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4x, और ये हो जाएगा 16, x हो जाएगी 4, यानी इसमें x की वैल्यू 4, और किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये y इज इक्वल टू, x की जगह 4 पुट कर देते हैं, -5, और ये हो जाएगा 8 - 5, और आंसर आपके पास आ है 3। ओके जी, तो फाइनली हमने ये पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, 2,3। तो जनाब ऑलरेडी एक जानते हैं, एक बात जानते हैं, अगर ये वर्टिकल लाइन की क्वेश्चन चाहिए तो अगर मुझे इसका एक पॉइंट गिविंग हो, ये 4 गिविंग है, तो इसकी जो इक्वेशन आपके पास ये वर्टिकल लाइन की x इज इक्वल टू सम नंबर होता है, इस वक्त इसका की x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4, तो ये मेरी इक्वेशन होगी। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन आपको करनी है, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू सम पर होता है, और इसका y का पॉइंट दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 3। यानी अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है तो मुझे इसका ये पॉइंट फाइंड करना है, और इस पॉइंट वर्टिकल इक्वेशन और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको तफसील से समझना है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप लास्ट पर जो एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने 2025-26, उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन, उसका वीडियो लिंक ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में रखा है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं और इस चैप्टर को स्पेशल आप कर सकते हैं। तो जनाब x इज इक्वल टू 4 और y3 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है 2 पॉइंट S and T are centimeter on the स्ट्रेट लाइन। सो ये साजिश है, दो पॉइंट है S और T, और ये आपस में कितने दूर है, ये 10 सेंटीमीटर दूर है। ओके, 10 सेंटीमीटर दूर है। फिर ये कहता है द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एस टी। अब ये कौन सा पॉइंट होगा, ये इसका मिड पॉइंट हो सकता है,
है ये क्यू पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट हो सकता है क्यू पॉइंट, पॉइंट टू दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एस टी। तो ये जो पॉइंट होगा ये एच से ये 5 पर होगा बेसिकली, बिल्कुल मिड पर आपके पास होगा। ये पॉइंट है। और कौन से पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों? ये पॉइंट भी हो सकता है जो आपके पास एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है जो इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है। और ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सारे सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स। और बेसिकली ये जो आपके पॉइंट्स मिलते हैं तो लाइन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर सेक्टर, राइट बाइसेक्टर। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। तो ये लोकस ऑफ अ पॉइंट है क्यू, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन, इस लाइन का नाम है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस टी। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसके पॉइंट से सारे के सारे जो पॉइंट्स दिए मैंने सारे के सारे इसके एंड पॉइंट से डिस्टेंस होते हैं, सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आएगी। और मजीद इसको तफसील से पढ़ना है तो मैंने लोसाई चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपके पास वो मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो देख भी सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज को सीख सकते हैं। कहता है द एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस विच ऑफ द option is are correct to giving statements. The angle bisector is the locus point, यानी basically ये आपके पास मैंने क्या बनाया है, ये एक मैंने कंस्ट्रक्ट करके दिया है जिसमें ये मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया है, ये मेरा बाइसेक्टर है। अब ये बाइसेक्टर आपके पास ऑफकोर्स सेट ऑफ पॉइंट से बनता है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, ये पॉइंट। और एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है? ये दो इक्वल पार्ट्स, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर होगा। ये बड़े एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया है। तो बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू, बिल्कुल यानी इसका हर पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस लूं लाइंस का तो बिल्कुल बराबर होता है। अब ये स्टेटमेंट इसका है, ये डिस्टेंस पर ये दोनों आपस में बराबर, ये इससे डिफरेंट होगा, क्या होगा ऑफकोर्स, और दोनों होंगे बराबर। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो ये जो आपके पास दो लाइंस होती हैं ये पैरेलल लाइंस नहीं भाई, ये लाइन और ये टकरा रही है, पैरेलल लाइन कैसे हो सकती है? यानी अब इन दो लाइंस के बारे में बातचीत हो रही है। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हो सकती हैं, मतलब चाहे तो ये 90 का एंगल भी बना सकती है, डिपेंड करता है कि कैसी बनी हुई। इंटरसेक्ट लाइंस, लाइंस तो होती हैं, जाहिर बात है टकराएंगे तभी तो एंगल बनेगा आपके पास, वरना तो बन नहीं सकता एंगल। ये कह रहा है एन एंगल बाइसेक्टर is the locus of a point that is distance from two lines. Which of the following option is correct for the given statements? ये लाइंस होती हैं भाई, ये आपके पास पैरेलल लाइंस नहीं होती है तो टकराती हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है और इंटरसेक्ट लाइंस होती हैं, यानी डी सही होगा। यानी आपके पास इसमें डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। मजीद लोसाई चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको वहां देखिए। तीन वीडियो जो मैंने लोसाई को कवर किया था, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज एसोलोस वाइज सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे 2025-26 9 AQB, तो पहले चैप्टर से आपके पास आखिरी चैप्टर तक हर वीडियो मौजूद है एसोलोस वाइज, से अकॉर्डिंग एसोलोस वाइज। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। टू अब सिमिलर आपके पास आ गया है, कहता है टू सिमिलर रेक्टेंगल्स
हैव साइड्स इन, अब दो सिमिलर रेक्टेंगल्स है, यानी रेक्टेंगल इसके सिमिलर है, ये दो सिमिलर रेक्टेंगल्स है, यानी अगर एक दो तो ये तीन, इसके रेशो में तीन है, यानी जो भी इसकी साइड, इसके इसका जब रेशो लिया होगा तो इस साइड का ये 2:3 आपके पास है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 27, एरिया ऑफ लार्जर, यानी इस एरिया ऑफ अ लार्जर रेक्टेंगल 27 है, एरिया एरिया ऑफ अ स्मॉलर। अब एक प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर दो सिमिलर आपके पास हैं तो उनके रेशो का स्क्वायर, उनके रेशो का स्क्वायर उनके एरियाज के बराबर होता है। एरिया ऑफ फर्स्ट शेप, एरिया ऑफ शेप, और एरिया ऑफ फर्स्ट शेप बल्कि बड़ा वाला इसने दिया है, लार्जर सेकंड चाहूंगा, फर्स्ट छोटे वाले को कह रहा हूं कि मैंने 2 ऊपर रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास बड़ी शेप का 27, सिंप्लीफाई करूंगा तो का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, A1 27, 3 दफा लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। यानी कि दोस्तों जो आपके पास स्मॉलर ट्राइंगल है का एरिया आपके पास 12 होगा। तो इसने स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था, तो दोस्तों आपको बात आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब दो सिमिलर होती हैं, यानी ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये ऐसी बनी हुई है, दूसरी इसी शेप में पर थोड़ी बड़ी है, जस्ट फॉर द अंडर। कहता है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो खासियत क्या होती है, उनकी साइड्स का रेशो, कह रहा हूं ए, इसको मैं कह रहा हूं बी, इसको मैं कह रहा हूं सी, और ये पी, चलें ये क्यू, और ये आर। तो मैं बी का रेशो लूंगा पी क्यू के साथ जो इसके बिल्कुल सिमिलर है, ये बराबर होगा ए सी का रेशो पी आर के साथ, और बराबर होगा बी सी का क्यू आर के साथ। यानी ये तीनों बराबर होते हैं और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी जनाब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल आर एंगल सी के होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो कहता है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल एंगल्स उनके इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, नहीं जी, साइड्स रेशो में होती है पर साइड्स बराबर होना शर्त नहीं है। पैरामीटर्स आर इक्वल, तो आपके पास ट्राइंगल सिमिलर होते तो आप देख सकते हैं पैरामीटर में इनकी साइड, तो ये साइड्स छोटी हैं ये बड़ी हैं, तो ये बराबर नहीं होंगी क्योंकि आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं। इधर तो आप देख सकते हैं एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, तो एरिया भी बराबर नहीं होंगे। अलबत्ता एरिया का रेशो जैसे मैंने कहा था साइड के स्क्वायर से बराबर होता है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। वाले में भी को यूज करते हुए मैं ये रेशो जो आपके पास दिया हुआ है इसी को यूज करते करते हुए मैं आइडिया दूंगा आपको। क्योंकि कहता है समीर हैज गिविंग टू ट्राइंगल बिल्डिंग्स एनालाइज साइज एंड एंगल, ठीक है, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ देखें, ये देखना है कि ये सिमिलर है या नहीं। अगर ये सिमिलर होंगे तो अगर आप ये देखें, ये वाली साइड रेशो बराबर होना चाहिए। सिमिलरली ये 8 वाली 3 से कंपेयर करके देखता हूं, और 12 वाली से, अगर मैं इनका रेशो लूंगा तो मैं अगर इनका रेशो तो इनको डिवाइड करके चेक कर लेता हूं कि ये आपके पास बराबर है या नहीं।
तो जब मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूं 1.5 से, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 2.66, और 8 को 3 से तब भी आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट 2.66, और अब जब 12 को 4.5 से तब भी आंसर आ रहा है 2.666 से चलता जा रहा है। इसका मतलब ये कि इनका रेशोज बराबर है, तो ये ट्राइंगल डेफिनेटली आपके पास और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो जनाब इस हिसाब से 70 होना चाहिए, और 70 और 50 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 120 60 होना चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से ये 50 चाहिए और ये होना चाहिए। बहरहाल आर इक्वल इन साइड्स एंड एंगल, साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल है अलबत्ता। हैव इक्वल रेशो हाइट एंड इक्वल लेंथ, ये बात सही है, ये वाला बिल्कुल सही होगा, यानी इसका बी आंसर होगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। चलें जी, 39 पे मूव करते हैं। 39 आपके पास कुछ ऐसा है, इन द गिविंग डायग्राम ई द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ए सी एंड बी सी, ये डी ई मिड पॉइंट है। छोटा सा एक स्टेटमेंट आपके पास है, अगर आपके पास ट्राइंगल में आपको मिड पॉइंट दिया हुआ हो और ये लाइन मिड पॉइंट लाइन से जो कंबाइन हुआ है इसके पैरेलल हो, तो और आपको इसने क्या है, इसने आपसे ये कहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करने की बात है। मैं एक बार फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन द गिविंग डायग्राम डी ई आर द पॉइंट ऑफ अ साइड ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, इफ ए बी ये दिया हुआ है, डी ई ये दिया हुआ है, सी ई ये दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब अगर ये 40 है तो ये भी होगा। इस हिसाब से मतलब जस्ट मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। अगर मिड सेगमेंट थ्योरम आपके पास कुछ ये कहती है कि अगर आपके पास पॉइंट से कोई लाइन, तो जो आपके पास इसकी लेंथ होती है वो होती है इसके मुकाबले में, या ये लेंथ हाफ होती है इसके मुकाबले में, तो ये जो होगा आपके पास ये बेसिकली डबल होगा, यानी 4x इसका डबल होगा इसके बराबर, या ऐसे भी कह सकते हैं ये 16 हाफ है होगा, यानी ये student जो है डीई ये हाफ होगी ये 4x के बराबर। ये कहने का एक ही मतलब, यानी ये अगर लेंथ आपके पास x होगी तो ये x अपॉन 2, और अगर ये x होगी तो ये x, यानी इसका डबल होगा शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूँ अगर ये x होगा तो ये इसका 2x होगा, ऐसे भी कह सकता हूँ। सो मैंने जैसे कहा 4x जो होगा डबल होगा, रूट होगा ये 16 के, मैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 4 वन जा 4 फोर जा, एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही है 4 टू जा 8, यानी एक्स की वैल्यू 8 आ रही है, और ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके, Alia is designing a square shaped diagonals pathway measures 8 meters in length. She wants to install a fencing around the garden perimeter to protect the plants. ठीक है, how many fencing material will be needed? अब यार ये बेसिक सा क्वेश्चन सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स की शक्ल में। भाई ये स्क्वायर है जिसकी ऑलरेडी इसने एक दी है, कहता है आलिया इज डिजाइन स्क्वायर शेप गार्डन विद डायगोनल पाथवे मेजर, ये डायगोनल की
ये डायगोनल आपके पास किसके बराबर दिया है उसने, ये कहा है 8 के। स्क्वायर की सारी बराबर होती है भाई, स्क्वायर की सारी साइड, जितनी भी साइड्स होती है वो सारी की सारी बराबर होती है आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, हर हर एंगल 90 डिग्री का होता है। सो अब ये कह रहा है कि अगर इसके चारों तरफ ये फेंसिंग करेगा तो बताओ वो कितनी फेंसिंग करेगा। दूसरे अल्फाज में ये जो स्क्वायर है इसका पैरामीटर फाइंड करने की बात कर रहा है। अब ये भी इजी पीजी है यार, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। अगर ये 8 है तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल सोच सकता हूँ, ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस और परपेंडिकुलर, यानी मैं एक स्पेसिफिक ट्राइंगल सोच सकता हूँ, ये वाला ट्राइंगल सोच सकता हूँ और ये एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। सो इसमें मैं कहूंगा 8 का स्क्वायर बराबर होता है एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। तो 8 64 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर 32 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो 32 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, एक्स 16 का रेडिकल 4 आ जाएगा बाहर, 2 अंदर रहेगा, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई। यानी एक एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, तो 4 रेडिकल 2। तो हमें तो चारों एक्स की वैल्यूज चाहिए, तो मैं कहूंगा 4 टाइम्स एक्स, ये पैरामीटर होता है, 4 टाइम्स एक्स की वैल्यू 4 रेडिकल 2, और ये हो जाएगा आपके पास 8, सॉरी 16 रेडिकल 2, 4 4 जा 16 रेडिकल 2, और बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा टेक्निकल बनाने की कोशिश की पर इतना मुश्किल नहीं है, इजी पीजी है, अगर थोड़ा फोकस करके आप इस पे काम करेंगे। ओके, 41, 41 कुछ इस तरह से, सन इज डिजाइनिंग फॉर अ आर्ट कंपटीशन, द फ्रेम ऑफ द काइट मस्ट बी पैरेललोग्राम विथ टू बम्बोस स्टिक्स, पी आर, ये पी आर, ये बम्बो स्टिक्स हैं, ठीक है। ये काइट को होल्ड करने के लिए जो लकड़ियां होती हैं, ये वो बनी हुई है आपके पास, ठीक है जी, ठीक है। और ये शेप पैरेललोग्राम की शेप है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ये पैरेललोग्राम है। Acting as a diagonal as mentioned in giving diagram, the sticks are bisected at a point, bisect मतलब इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है, अगर ये 9 है तो ये 9 होगा, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, इसका मतलब ये आपके पास होगा। This stick is bisect at a point O and the kite's paper is stretched tightly over it. मैंने इसको मजबूती से इसने टाइट कर दिया है। The length of OR, O से लेकर, ये मैंने दिया हुआ है, ये मैंने इसको फर्दर कर भी लिया है। PS, PS दिया हुआ है PR-3, PS, ये PS, PR-3, और मजे की बात P से लेकर R तक हमने निकाल लिया है, 8 और 8 16, तो 16-3, ये हो जाएगा 13, यानी लेंथ ले 13, और पैरेललोग्राम में तो ये अपोजिट लेंथ भी 13 होगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है, आर एस, आर से लेकर एस तक दिया हुआ है QS-4, और Q से लेकर X तक 9 9 18 है, 18-4 तो ये 14 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 14 हो जाएगा। इफ यू वांट टू डेकोरेट द एजेस PQRS ऑफ अ काइट विथ रिबन, यानी यहाँ पर अगर वो रिबन लगाना चाहती है तो वो पूछ रहा है कि वो उसकी रिबन की लेंथ कितनी होगी, तो ये 14 और 14 और 13 एंड 13 को जमा कर लीजिए, 14 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 13, तो ये 28, ये 26, तो जनाब ये हो जाएगा आपके पास 54। 14, यस, यस 54, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। टेक्निकल क्वेश्चन बनाया था पर उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी,
42 पे चलते हैं। 42 आपके पास बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है। कहता है आपके पास 1/4 ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, रोटेशन इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब ये रोटेशन जो होती है आपके पास, ये पूरी एक जो रोटेशन होती है वो 360 डिग्री है, 360 डिग्री होती है। यानी ये कह रहा है 1/4 रोटेशन इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन इज इक्वल टू, दूसरे अल्फाज में 1/4 किसका निकालना होगा, रोटेशन होता है आपके पास 360। सो 1/4 360 निकालना है। ये हो जाएगा 4 और एक, ये होगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 360। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 360 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 4। तो जनाब आंसर आ रहा है मेरे पास 450 डिग्री। तो डी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट 2 एमसीक्यूज जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो कहते हैं आपके पास इन द गिविंग डायग्राम एक्स वाई जेड, एक्स वाई इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यूज कर रहा है। एक्स वाई आपके पास दो साइड है गिविंग दी हुई है। एक्स वाई आप चाहें तो पैथागोरस से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप पैथागोरस से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, तो एक्स वाई तो पैथागोरस से भी निकल सकती है। पर चले मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेता हूँ, या दोनों साइड ही दे देता हूँ कि अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो ये थीटा के अपोजिट आप चाहें तो 10 से भी निकाल सकते हैं, पर आपको इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा। बल्कि साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, क्योंकि एंगल ये दिया हुआ है, तो फिर आपके पास ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी। पर बेस्ट ये कि आप पैथागोरस से निकाल लें। ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस आपको फाइंड करना है। तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, बेस को मैं एक्स कह देता हूँ, एक्स का स्क्वायर 16। ये 4 का स्क्वायर इधर, 2 का स्क्वायर इधर आके 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया है, 2 का स्क्वायर 4 इधर आके माइनस हो गया। तो ये 12 आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। रेडिकल ले लेता हूं, तो 12 को लिख सकता हूँ 4 × 3। रेडिकल कैंसिल, 4 का 2 बाहर आ जाएगा 3, और जनाब 2 रेडिकल 3 मेरा आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करता तो थोड़ा सा और लेंदी हो जाता, क्योंकि फिर मुझे sin 30 की वैल्यू पुट करनी पड़ती और प्रोसेस करना पड़ता। पैथागोरस थोड़ा सा आसान तरीके से कर रहा है आपके पास, और उससे भी किया जा सकता है। अच्छा जी, 9 कहता है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर, if the length of a side of a right angle triangle, okay, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं के एल एम, सच दैट के छोटा होगा, एल छोटा होगा के से और के छोटा होगा एम से। इसका मतलब सबसे बड़ी साइड तो एम है, यहां से ये तो पहचान होगा, क्योंकि कह रहा है एल छोटा होगा के से और के छोटा होगा एम से, तो एम सबसे बड़ी साइड है, तो वो तो होगी हाइपोटेन्यूस। अब एल के कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू पैथागोरस, तो मैं ये कहूंगा एम स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के। और अगर एम स्क्वायर इक्वल टू में नहीं दिया हुआ, ठीक है, मैं एल स्क्वायर बना सकता हूँ, के स्क्वायर को यहाँ माइनस कर सकता हूँ। तो एम स्क्वायर माइनस, ये बिल्कुल नहीं है, एल स्क्वायर प्लस, ये बिल्कुल नहीं है, एम स्क्वायर के, ये भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एल स्क्वायर बना सकता हूँ, के स्क्वायर इधर ले आऊं, तो ये देखें एल स्क्वायर बराबर हो सकता है एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट एमसीक्यूज दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आपको दी हुई है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा के। सो इसका मेरा आंसर आ जाएगा डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपने मजीद मेरे साथ डिस्कस करना है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी
कि आप किस तरह मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।